वेलकम टू ब्लूमिंग म्यूजिक अकेडमी एट हिंदी क्लासेस। जो चैप्टर फर्स्ट है ध्वनि, आज लेक्चर 6 है। जो फर्स्ट चैप्टर ध्वनि है उसका हम प्रश्न अभ्यास देखेंगे। इस प्रश्न अभ्यास में आपके 6 प्रश्न हैं, जिसमें पहला जो प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो आपको जो पिछले वीडियो में आपने का कविता पढ़ा होगा, तो उसमें पढ़ के ही आपको प्रश्न देख कर लग रहा है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। यानी कवि को ऐसा विश्वास है कि उसके अंदर उत्साह और उमंग की भावना है। वो मानता है कि हमारे जीवन में अभी अभी यानी बसंत का आगमन हुआ है, हमारे अंदर वो तो मतलब उत्साह का संचार हुआ है, मेरे अंदर प्रेरणा जगी है कि हमें और करना है, अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए ऐसा कवि को लगता है कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता है। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर था। जो दूसरा क्वेश्चन है, देखा जाए, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। यानी फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि बहुत सारे प्रयास करता है। यानी यहाँ जो कली रूप में, यानी जो फूल हैं वो कली के रूप में हैं, वो अलसाई हुई हैं, नींद में सोई हुई हैं। यानी जो कली है वो अब खिला हुआ है। यानी यहाँ जो कवि है वह युवा पीढ़ी को समर्पित कर रहा है। यानी जो कली की तुलना है वो युवा पीढ़ी से कर रहा है कि युवा पीढ़ी भी जागरूक नहीं है। वह इन युवा पीढ़ियों को इन पुष्पों के माध्यम से जगाना चाहता है, और वो ये कहता है कि जो रचनात्मक लेखन है, यानी कवि के द्वारा जो साहित्य सृजनात्मक लेखन है, उसमें उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहता है। और कहता है कि जो बसंत ऋतु आई है, जिसमें चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है, वह अपने कोमल हाथों के द्वारा वह फूलों को, यानी अधिकीले फूलों यानी जो कली के रूप में है, उनको पुष्प बनाने का प्रयास करना चाहता है। यह आपका दूसरा प्रश्न का आंसर था। तीसरा जो प्रश्न हम देखते हैं कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो कवि पुष्पों की जो तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए निम्न प्रयास करता है। जो कवि है इस पुष्पों की तंद्रा हटाने के लिए अपने कोमल हाथों को फेर कर उन्हें जगाने का प्रयास करता है। इसमें जो पुष्पों की तुलना, जो दूसरी जो विशेषता है प्रयास करता है, वो दूसरी जो है वह जो कलियां हैं, उन कलियों की तुलना युवा पीढ़ी से की है। उसके बाद जो अगला, वो जो उसके अंदर जो युवा पीढ़ी के अंदर आलस्य आ गया, जो साहित्य सृजन की ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा है, इसलिए कवि के अंदर इतना उत्साह और प्रेरणा जगा है कि वह इस युवा पीढ़ी को जगा रहा है, अपने साहित्य लेखन के माध्यम से जगाने का प्रयास कर रहा है। अगला है कि यहाँ जो बता रहा है कि कवि इतना उत्साहित है, उमंग है, इतना प्रेरित है कि वह पुष्पों को एक नए प्रभात है, यानी नए सुंदर सवेरे की ओर इशारा कर रहा है। यानी युवा पीढ़ी को एक नए साहित्य लेखन करने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। यानी ऐसी बात इस तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है। अगला जो प्रश्न है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। ये प्रश्न जो तीनों देखा जाए तो विद्यार्थी आपस में करते हैं, लेकिन फिर भी जाना जाए कि जो हमारे माना जाता है कि 6 ऋतुएं होती हैं, हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुओं में सबसे जो अच्छा ऋतु होता है वह बसंत ऋतु होता है। बसंत ऋतु के आगमन पर चारों तरफ भी दिखाई देती है, सुंदरता की अतुलनीय छटा देखने को मिलती है। यानी पशु पक्षी से लेकर पेड़ पौधे सबके अंदर एक उत्साह और उमंग दिखाई देता है। जिधर ही देखिए हरे भरे पेड़ पौधे दिखते हैं,
फूलों से, पत्तियों से, फलों से लदे हुए दिखाई देते हैं। चिड़ियाँ चहचहाती रहती हैं, कोयल कुकू करते हैं, मौसम भी सुहाना होता है। जो बसंत ऋतु की जो शीतल या ठंडी हवाएं होती है वो मन को आकर्षित करती हैं। इसीलिए बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, यानी ऋतुराज मन होता है ऋतुओं का राजा, यानी बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है देखेंगे, जो किया जा रहा है कि बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। कह रहा है कि बसंत ऋतु में आपका जैसे होली है, वसंत पंचमी है, सरस्वती पूजन है, फिर उसमें वैसाखी मनाया जाता है। उसके बाद जब फसल पक जाते हैं तो फिर उसके लिए भी एक त्यौहार मनाए जाते हैं। तो इनमें देखा जाए तीन चार त्योहारों में जो त्यौहार मुख्य देखा जाए तो होली पड़ता है। और होली हम जानते हैं कि होली हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, जिसको लोग बड़े ही, यह रंगों का एक त्यौहार है जिसको लोग बड़े ही उमंग, उत्साह और सौहार्द और प्रेम की भावना से मनाते हैं। इसमें गुलाल और रंग के साथ एक दूसरे को लगाते हैं, उनसे गले मिलते हैं। इसमें बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं, आपस में मिलजुल कर खाते हैं। यानी होली देखा जाए तो एक तरह की वैर भाव की भावना को भी मिटाता है और एक दूसरे के व्यक्ति को एक दूसरे से मिलाता है। होली के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत कुछ है। निबंध में जब आपको नोट डाला जाएगा तो और कुछ डाला जाएगा आपके स्तर में, मतलब ज़्यादा बड़ा यदि होली के बारे में बताया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। इसके बारे में आपको स्वतंत्र रूप में होली त्यौहार पे आप एक निबंध लिख सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन देखा जाए कि ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। तो हम जानते हैं कि जो ऋतु परिवर्तन होता है और ऋतु परिवर्तन जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि यदि मौसम में देखा जाए तो 3 तरह के मौसम होते हैं, गर्मी, जाड़ा और बरसात। गर्मी के दिनों में देखा जाए तो अत्यधिक गर्मी पड़ती है, लू चलते हैं। जिस समय दोपहर में लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, इस समय लोग हल्के कपड़े पहनते हैं, ठंडे पेय पदार्थों का प्रयोग करते हैं। ठीक वहीं जाड़े के मौसम में लोग ऊनी वस्त्र, मोटे कपड़े, आग जलाते हैं, गर्म पेय पदार्थों का उपयोग करते हैं। बरसात के मौसम में देखा जाए तो बरसात के मौसम में लोग ऐसे वस्त्र पहनते हैं जिससे बारिश के पानी से बचाव हो सके। और इसके साथ साथ ही इस मौसम ऋतु परिवर्तन के साथ साथ लोगों के रहन सहन, खान पान में भी बदलाव होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन से ही जो मानव का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर ध्वनि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी हुई रचना है, जो उनकी अपनी खुद की आत्मविव्यक्ति है, उस पर उन्होंने लिखा है, जिसका यह प्रश्न अभ्यास था जो 6 है। आप इसको देखिएगा, फिर चैप्टर को देखते हुए प्रश्न करिएगा। बाकी जो इसका नोट्स है मैं आपको डाल दूँगा। थैंक यू क्लास।